हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। जो विकास होता है वो कभी नहीं समाप्त होने वाली क्या है, एक प्रोसेस है। यह विकास के कथन जो है किस सिद्धांत से संबंधित है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका अंतःक्रिया का सिद्धांत, दूसरा है एकीकरण का सिद्धांत, तीसरा है आपका अंतः संबंध का सिद्धांत और चौथा है निरंतरता का सिद्धांत। तो विकास जो है कभी ना समाप्त होने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका निरंतरता का सिद्धांत। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है ना। निरंतरता का सिद्धांत बोलता है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो ये अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या होता है ये जान लेते हैं, है ना। तो ये होता है आपका बालक के विकास जो है वो ना केवल वंशानुक्रम है ना, वंशानुक्रम, बल्कि क्या है, वातावरण के कारण भी उसके अंतःक्रिया उन दोनों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वंशानुक्रम, है ना, वंशानुक्रम, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे वातावरण। ये दोनों जो है एक दूसरे से क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। और दूसरा जो है एकीकरण का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या है कि विकास में जो पूर्ण अंगों है ना, विकास में जो पूर्ण अंग की ओर होते हैं, जैसे कि बच्चों के अंग, छोटे छोटे अंगों का विकास हो जाना, और ये सभी जो होते हैं एक निश्चित गति से होते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एकीकरण के सिद्धांत द्वारा बताते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये हमारे निरंतरता का सिद्धांत से, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है ना। संविधान का कौन सा जो संशोधन है जिससे शिक्षा जो है आपकी क्या है, मौलिक अधिकार बन गई है। पहला ऑप्शन है 86वें संविधान संशोधन, दूसरा है 25वें संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 52वें संशोधन और फोर्थ ऑप्शन है 22वें संशोधन। तो कौन से संविधान संशोधन से जो शिक्षा है वो आपकी फंडामेंटल राइट में आ गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका 86वें संविधान संशोधन, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका 86वें संविधान संशोधन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसको कब, 2002 में जो है आपके इस संविधान से संबंधित जो है ये शिक्षा से संबंधित अधिकार लाया गया, जिसमें आर्टिकल जो था आपका 21A में क्या कहा गया कि शिक्षा जो है मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। तो इसको आप याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 21A को भी पूछा जाता है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा 86 संविधान संशोधन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अभिप्रेरणा के मूल सिद्धांत के प्रतिपादक थे, है ना। जो अभिप्रेरणा के जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है उसको किन्होंने जो है प्रतिपादित किया? पहला ऑप्शन है मैकडूगल, दूसरा है अब्राहम मैस्लो, तीसरा है सिम्पसन और फोर्थ है विलियम जोन्स। तो अभिप्रेरणा की जो मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत है उसको किन्होंने दिया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे मैकडूगल, है ना। मैकडूगल ने जो है आपके अभिप्रेरणा से संबंधित मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के बारे में बताया है ना, जिसमें उन्होंने क्या है 14 ठो मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया थी। इसको आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन ए मैकडूगल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का
अनोखा काल जो है कहा है ना। विकास की कौन सी अवस्था है जिसको कोल और ब्रूस, ये दो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा है आपका बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है आपका प्रौढ़ावस्था और फोर्थ ऑप्शन है किशोरावस्था। तो किस अवस्था को कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास की अनोखा काल कहा है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका बाल्यावस्था, है ना। बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड जो है आपका अनोखा काल जो है कोल एवं ब्रूस द्वारा संवेगात्मक विकास को कहा गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बाल्यावस्था जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण ही क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम है। यह किसके द्वारा जो है कहा गया है। पहला ऑप्शन वुडवर्थ, दूसरा है गिलफोर्ड, तीसरा ऑप्शन है आपका स्किनर और फोर्थ ऑप्शन है क्रो एवं क्रो के द्वारा। तो व्यवहार के कारण जो है व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। यह जो सिद्धांत है या फिर यह जो कथन है वो किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका गिलफोर्ड, है ना। गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण ही व्यवहार में जो परिवर्तन है वह अधिगम कहलाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा ऑप्शन बी गिलफोर्ड, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया आपका यहाँ पे, समस्या समाधान का प्रथम चरण है ना। समस्या किसी प्रॉब्लम को जो सॉल्यूशन है उसकी प्रथम अवस्था क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका आंकड़ा संग्रहण, दूसरा है समस्या की पहचान, तीसरा है परिकल्पना का परीक्षण और चौथा ऑप्शन है परिकल्पना का निर्माण। तो किसी समस्या की समाधान करने का प्रथम स्टेप यानी कि प्रथम चरण जो है क्या है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा आपका समस्या की पहचान करना, है ना। किसी भी प्रॉब्लम को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 समस्या का समाधान करना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा, यानी कि जो बच्चे हैं उनका अधिगम जो है सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कब होगा। पहला ऑप्शन है पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, दूसरा ऑप्शन बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। तो यहाँ पे बालकों का अधिगम जो है सबसे अधिक प्रभावशाली कब होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे क्या, वो होगा बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास जब होगा तब अधिगम क्या है, सबसे अधिक प्रभावशाली होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, स्मृति स्तर एवं बोध के स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा जो सोपान है उभयनिष्ठ, है ना। जो स्मृति स्तर और बोध स्तर, इसमें कौन सा स्टेप जो है आपका कॉमन है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है सामान्यीकरण, दूसरा है अन्वेषण, तीसरा प्रस्तुतिकरण और चौथा है तैयारी। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्मृति स्तर और बोध स्तर में जो शिक्षण प्रतिमान के कौन से जो स्टेप हैं यानी कौन सा सोपान जो होगा वो कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा, वो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। क्या होगा, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस सिद्धांत को
पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं ना, पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत भी कहा जाता है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है सूझ का सिद्धांत और चौथा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो कौन से सिद्धांत को पुनर्बलन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, निम्न में से कौन सी अवस्था खूनर के संज्ञा, एक सॉरी यहाँ पे खूनर टाइप हो गया है, ये आपका होगा ब्रूनर, है ना, याद रखिएगा ये ब्रूनर है, यहाँ पे जो है गलत टाइप हो गया। तो यहाँ पे ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है ना, जो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का जो अंग नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला है आपका आंत प्रज्ञ अवस्था, दूसरा है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, तीसरा है संकेतात्मक अवस्था और चौथा है क्रियात्मक अवस्था। तो कौन सा सिद्धांत जो है वो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंग नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा आपका आंत प्रज्ञ अवस्था, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा आंत जो प्रज्ञ अवस्था है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, मॉरिसन ने बोध स्तर, है ना, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे है ना। मॉरिसन ने जो है बोध स्तर के लिए 5 पदों का वर्णन यानी 5 पदों के बारे में बताया है, वो कौन सा है, उन्हें क्रम से आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे प्रस्तुतिकरण, दूसरा खोज, तीसरा ऑप्शन है संगठन या व्यवस्था, चौथा है आत्मीकरण और पांचवा है वाचन या अभिव्यक्तिकरण। तो इनमें से कौन कौन से जो होंगे आपके करेक्ट आंसर होंगे वो आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला कौन सा हो जाएगा, सबसे पहला होगा आपका खोज करना, है ना, ये पहला खोज हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद होगा आपका प्रस्तुतिकरण, है ना, दूसरे में आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे आत्मीकरण, ये हो जाएगा आपका तीसरा। उसके बाद क्या आएगा, तो वो होगा आपका संगठन या व्यवस्था यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ पॉइंट। और जो लास्ट में आया वाचन या अभिव्यक्तिकरण, ये जो होगा आपका फिफ्थ नंबर यानी 5वां हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका दूसरा, पहला और जो होगा यहाँ पे अगर हम इसको जमाना चाहें तो देख लेते हैं कि पहला जो होगा यहाँ पे खोज से स्टार्ट होगा, है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, पहला जो होगा खोज से, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, है ना, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। संज्ञानात्मक क्षेत्र से जो संबंधित नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है अवमूल्यन, दूसरा है अनुप्रयोग, ये नुप्रयोग टाइप हो गया है, सॉरी ये अनुप्रयोग होगा, है ना, अनुप्रयोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका अनुप्रयोग है। तीसरा है बोध और चौथा ऑप्शन दिया है आपका ज्ञान। तो इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा आपका अनुमूल्यन, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका अनुमूल्यन जो है वो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है ना, अधिगम का जो वक्र नहीं होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है नतोदर, दूसरा है मिश्रित, तीसरा है आपका लंबवत और चौथा है उन्नतोदर, है ना। तो इनमें से कौन सा जो होगा वो आपके अधिगम का वक्र नहीं होगा वो आपको यहाँ पे बताना है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका लंबवत, है ना। लंबवत जो होता है वो आपके अधिगम के वक्र का उदाहरण या फिर नहीं है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा, लंबवत जो होगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता लिखित सामग्री, है ना, लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौतियों का कारण जो है बनती है? पहला ऑप्शन दिया है गतिमान दिव्यांगता, दूसरा है श्रवण बाधिता, तीसरा ऑप्शन है गुणज वैफल्य और चौथा ऑप्शन दिया है पठन वैफल्य। तो कौन सी जो विकलांगता है वो लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौतियों का कारण बनती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका पठन वैफल्य, यानी कि डिसलेक्सिया जो होता है वो बच्चों में लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो होगा पठन वैफल्य, ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि ये गुणज वैफल्य जो है किसके कमी के कारण होता है, यानी कि इससे बच्चों में क्या प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है ना। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें कौन सी नीति जो है उसमें बदलाव किया गया है? पहला ऑप्शन है मानकीकरण से लचीलापन, दूसरा है रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, तीसरा ऑप्शन है संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना और फोर्थ है बहुविषयकता से कठोरता। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 में प्रस्तावित बदलाव क्या है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा मानकीकरण से लचीलापन, यही जो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके बाल विकास के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले जितने भी आपके टीचिंग भर्ती एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।